नमस्कार, स्वागत है आपका गांधीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विगत परीक्षा 43वीं बीपीएससी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसे आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह के प्रश्न पहले पूछा गया है और आप आने वाले समय में किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात महाराष्ट्र के मान्यखेड़ नामक स्थान से ये 12वीं शताब्दी के 5 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सही कथन को चुनें। आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है। पंचसिद्धिकांतिका 7वीं सदी के ग्रंथ है और गणित सार संग्रह में शून्य संख्या का नहीं माना जाया है। तो इस प्रश्न का जो सही होगा आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसमें गणित के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है। और इसमें अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की रचना है और पंच सिद्धांत बारामिहिर के कृत है। पंच सिद्धांत जो है वह बारामिहिर के कृत्य हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है कालिदास, भास, भवभीति, राजशेखर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डू, अर्थात भास की जो रचना है स्वप्नवास दत्ता है। ठीक है। यह एक संस्कृत भाषा का नाटक है जो महाकवि भास द्वारा रचना की गई है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार स्तंभ लेक के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेक के साथ, हाथी गुम्फा लेक के साथ और सारनाथ लेक के साथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजा खारवेल का जो संबंध है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। ठीक है। यह अभिलेख उदयगिरी में खारवेल की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने वाला एकमात्र साक्ष्य भी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है कल्हन, विल्हन, जैनाक और चंद्रवरदाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई द्वारा किया गया था। यह वीर रस का एक ग्रंथ है जिसमें पृथ्वीराज रासो की वीर गाथाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसकी भाषा पुरानी हिंदी है। यह हिंदी का पहला महाकाव्य भी है। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास से प्रश्नों को देखेंगे जो 43वीं बीपीएससी में पूछा गया है। प्रश्न है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किसके साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान और गजपति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी गोलकुंडा का युद्ध जो लड़ा गया था वह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है इसका नाम है मुबाइन, दीवान, प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह, बाबरनामा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून था इस नियमों का संग्रह मुबाइन द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद ऑप्शन है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वॉर, जजिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात दारुल इस्लाम जो है वह औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है।
ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा गया है, उनके पति का नाम क्या था? यानी रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा गया है, उनके पति का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है राणा रतन सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी राणा रतन सिंह। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पति का नाम राजा रतन सिंह था, जिसे अलाउद्दीन ने युद्ध में हरा दिया था, और रानी पद्मिनी अद्वितीय सुंदरी थी। इसी के आधार बनाकर जायसी ने पद्मावत की रचना भी की थी। अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1865, 1867, 1885, 1887। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, और इसका प्रथम बैठक में 72 व्यक्ति शामिल हुए थे, और साथ ही साथ इनके संस्थापक एक्टोबियन ह्यूम थे, और इसका पहले अध्यक्ष जो थे भूमेश चंद्र बनर्जी, और इसकी पहली बैठक मुंबई में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नरमपंथियों में नहीं थे? जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नहीं थे, बल्कि वह गर्मपंथी थे, और लाल बालपाल यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये गर्म दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1906 के बाद गर्मपंथियों का प्रावधान आया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की पहली फूट हुआ था नरम दल और गर्म दल में। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1940, 1941, 1942 और 1943। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुआ था। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था, और वह दिन था 25 अगस्त 1943, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय रंगून में था, म्यांमार की राजधानी रंगून, बर्मा के, ठीक है, रंगून में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, और वह एक असैनिक अधिकारी थे। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? मार्च 1911, मार्च 1921, मार्च 1931 और मार्च 1941। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ऑप्शन है बी.सी. पॉल, खुदीराम, मदन लाल ने, उधम सिंह ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिए थे, जिसके कारण बहुत से बेगुनाह भारतीयों की जान ले ली थी। इसी का बदला लेते हुए लंदन में 1940 ईस्वी में उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। वर्ष 1940, ध्यान रखेंगे यह डेट।
अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में, वर्ष 1923 ध्यान रखेंगे, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में हुआ था। आईएनए की स्थापना हुई बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में और इंग्लैंड में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सिंगापुर में मलाया नामक स्थान में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1 सितंबर 1942 ईस्वी में इसका गठन हुआ, जिसमें पहले डिवीज़न में लगभग 16,300 सैनिक शामिल किए गए थे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में जो भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। और यह सम्मेलन अगर बात की जाए 24 नवंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 5 वर्षों की, 6 वर्षों की, 7 वर्षों की और 8 वर्षों की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 6 वर्षों की जेल हुई थी। और यह सज़ा उन्होंने बर्मा नामक जगह के मांडले नामक जेल में व्यतीत किए थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर डी है पंजाब से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात शहरी क्षेत्रों से। ठीक है, और ये सभी समृद्ध और मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी थे। ठीक है, इनका मुख्य प्रोफेशन जो था इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, साहित्यकार, इन्हीं सभी क्षेत्रों से आते थे। हो विद्रोह हुआ था 1620-21 में, 1720-21 में, 1820-21 में और 1920-21 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 1820-21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। यह सिंहभूम के क्षेत्रों में हुआ था, जो वर्तमान में सिंहभूम की अगर बात की जाए तो झारखंड क्षेत्रों में आता है। यह सिंहभूम के एरिया में यह हो विद्रोह हुआ था। यह एक तरह का जनजातीय विद्रोह था। हालांकि इसका दमन अंग्रेज अधिकारी रफसील व कैप्टन रिचर्ड ने किया था। रफसील और कैप्टन रिचर्ड ने इस हो विद्रोह को आसानी से दबा दिया था। उन्नीस सौ 21 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी खिलाफत आंदोलन की। जो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था वह कृषि जनित असंतोष के कारण ही हुआ था, जो खिलाफत आंदोलन के समर्थक में इनका साथ दिया। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व करता थे वह अली मुसलियार थे। ध्यान रखेंगे, इसके जो नेता थे अली मुसलियार थे। छः अगस्त 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो लिव इंडिया मूवमेंट आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, यानी जिस वर्धा में उन्होंने इसके भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा चर्चा कर रहे थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2
यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे और वह 1900 मौलाना अबुल कलाम की बात की जाए तो वह सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1940 से लेकर के 1946 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर थे और साथ ही साथ ये सबसे कम उम्र में यानी युवा कांग्रेसी अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, और लगातार 40 से लेकर 46 तक ये कांग्रेसी पद पर थे। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। उन्होंने 1930, ध्यान रखेंगे, वर्ष 1930 में एक संस्था गठित की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। ध्यान रखेंगे, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखेंगे, वर्ष 1923 में जो सभा हुई थी 1923 में, उसमें मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की अध्यक्षता के कमान संभाले हुए थे। ठीक है, और उन्होंने 1909 एवं 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे। कौन? मदन मोहन मालवीय। और भारत सरकार ने, ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किए हैं। 2015 में दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गोंगापाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उपन्यास दुर्गेश नंदिनी की रचना की गई है। ये प्रमुख रचना जो है आनंद मठ है, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचना आनंद मठ है और यह इसमें सन्यासी विद्रोह, जो आनंद मठ है उसमें सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त और पाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। ध्यान रखेंगे, वो अलाउद्दीन खिलजी के एक गुलाम था जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, कुषाण, सिथियंस और मुगल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात मुसलमान के शासनकाल में, जहाँ तक कि आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम थे बख्तियार खिलजी, इन्हीं के समय में इनका विनाश हुआ था। खजुराहो के मंदिर के स्थापत्य निर्माण में सहयोग किए थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चौहान और परमान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चंदेलों ने। और ये खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण प्रक्रिया था वह 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास निर्मित हुआ था। अब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राजस्थान में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज पहली बार उत्तर प्रदेश के नागौर ज़िले में से आरंभ किया गया था और यह पंचायती राज का त्रिस्तरीय था, त्रिस्तरीय, जिसकी संयोजक बलवंत राय मेहता है। त्रिस्तरीय प्रणाली किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। और एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों का प्रशिक्षण, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के रूप में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के रूप में। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह वर्ष 1992 में दिया गया है। ठीक है। भारतीय संघीय वित्तीय फेडरल फाइनेंस के संबंध रखता है। राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से, केंद्रीय एवं स्वशासन सरकारों के बीच से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी राज्यों एवं केंद्रों के बीच से है। अब नेक्स्ट प्रश्न, भूमि सुधार के डैश के विषय के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार ऑप्शन है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए ये इन सूचियों के बारे में, तो संविधान की 7वीं अनुसूची में, ध्यान रखेंगे, 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनाई गई है। ठीक है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची पर दोनों की है। और वे सभी मुद्दे जो इन तीनों में से किसी में वर्णित नहीं है, इन्हें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रैंड कैनियन है, एक खड्ड है, एक बड़ा तोप है, एक नदी है, एक पुराना तोप है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात एक गड्ढ है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन यह अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की एक धारा से बनी तंग घाटी है। ठीक है, कोलोराडो, ध्यान रखेंगे, यूएसए में स्थित है और ये कोलोराडो नदी के धारा से निर्मित होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर रेखा, अंशांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा, जिन्हें हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये देशांतर रेखा ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर जाती है, ग्रीनविच नामक शहर से होकर जाती है। अगर भारत की बात की जाए तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जो बीच की दूरी, देशांतर की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है और यह भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। माउंट एटना एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है और एक पठार है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा माउंट एटना जो है एक प्रकार की क्या है, ज्वालामुखी है। ठीक है, जो सिसिली द्वीप में स्थित है। ठीक है, और साथ ही स्ट्रोम्बोली भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी आंध्र प्रदेश राज्य में चांदी उपलब्ध है। इसके साथ राजस्थान का जो जवार खान है, राजस्थान का जवार खान, वह भी चांदी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या नहीं देख सकते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 12 बजे के समय सूर्य हमारे ठीक लंबवत होती है, इसलिए उस स्थिति में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है, जबकि सुबह अथवा संध्या स्थिति में दिखाई देता है। अब भारत की भूगोल से बात की जाए, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत का एक दक्षिणतम छोर माना जाता है। इसकी अलग अलग अपनी अपनी पहचान है और यहीं पर सेतुबंध, शिव का लिंग विराजमान है। बोडो निवासी हैं, गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, मध्य प्रदेश के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी गारो पहाड़ी का जो जनजाति है उन्हें हम लोग बोडो के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत का और राज्यों में असम राज्य का प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश फुट हिल्स रीजन है। ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, अरावली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात शिवालिक रेंज का हिस्सा है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात भारत में सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य केरल है। अगर कहवा की जाए कहवा, तो इसका कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आम्रवर्षा क्या है? आमों के बौछार है, आम का टपकना है। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है और ये आम की फसल है। तो ध्यान रखेंगे इसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। केरल राज्य, केरल कर्नाटक के तटों पर मानसून आने से पूर्व जो वर्षा होती है उसे ही आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी तीव्र वर्षा होती है और इसके आने के बाद आम पकना आरंभ हो जाता है, इसलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है अनाईमुडी, नीलगिरी, मलयगिरी, अनाईमलय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में आकर मिलती हैं। ठीक है, दोदा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय, अनाज, पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भारत में चाय आवश्यकता से अधिक उत्पादित होता है, इसलिए भारत चाय का निर्यात भी करता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा है। ठीक है, ताप्ती नदियाँ भी पश्चिम साइड में ही बहती है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो हैं नर्मदा, ताप्ती, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।